कैसे हो? आज मैं तुम लोगों को 13 नंबर चैप्टर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, 13। पावलगढ़ का राजकुमार। हमारे शीतकालीन निवास से कोई 5 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान है, लगभग 400 मीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े। उस मैदान में पन्ने जैसे हरी घास बिछी हुई है। इस मैदान के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ हैं, यानी शीतकालीन जो ठंडे में रहा जाता है घर में, उस घर से 5 किलोमीटर दूर जंगल है। उसमें 200 मीटर चौड़े इस मैदान में पन्ने जैसा मतलब पतला सा घास का बिस्तर जैसा बिछाया हुआ है। जाड़े की धूप अभी निकली ही थी कि मैदान की ढलान पर जा पहुंचा। पन्ने से हरी धूप पर उस मोती की तरह चमक रही थी और 50 चीतल वहाँ मजे से चल रहे थे। चीतल माने जानवर होता है। इसी खूबसूरत खुले मैदान में मैंने सबसे पहले उस शेर को देखा था। उससे सारे उत्तर प्रदेश में पावलगढ़ का राजकुमार कहा जाता था। उस शेर को पावलगढ़ का राजकुमार कहा जाता था। 1920 से 1930 तक अनेक शिकारी इस राजकुमार के पीछे हैरान हो चुके थे। इस राजकुमार का घर मीलों दूर एक सकरी घाटी में था और आज वह अपने घर से काफ़ी दूर निकल आया था। इस राजकुमार का शिकारी आमतौर पर हाथों की मदद से होता था। इस लिहाज से राजकुमार ने अपना ठिकाना बहुत होशियारी से चुना था। सकरी घाटी की तलहटी तक जाती थी। सकरी घाटी पहाड़ की तलहटी तक जाती थी और लगभग 1 किलोमीटर लंबी थी। इसके दोनों ओर खड़ी चढ़ाई वाली 300 मीटर ऊंची पहाड़ियाँ थी। सकरी घाटी के ऊपरी सिरे पर झरना था। उसके इस सुरक्षित ठिकाने और रात को शिकार की मनाही के कारण ही राजकुमार की आकर्षक खाल अब तक छलनी होने से बच गई थी। अगले दिन सुबह सुबह अपने कुत्ते रॉबिन को लेकर मैं शेर की तलाश में चल पड़ा। मैं उस तरफ बढ़ रहा जहाँ पगडंडी घाटी को जाती थी। वहीं की जमीन कड़ी और पथरीली थी। वहाँ पहुंचकर रॉबिन ने सिर नीचा करके बड़ी सावधानी से पत्थरों को सूंघा। मैं उसके व्यवहार से जान गया कि शेर की गंध मिल गई है। वह गंध काफ़ी तीखी थी। कोई 100 मीटर चलने के बाद ही मुझे शेर के पैरों के निशान देखने मिले। मुझे इत्मीनान हो गया कि हम राजकुमार का पीछा कर रहे हैं और वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर आगे होगा। यह घाटी एक सुनसान पहाड़ी की तलहटी तक जाती थी, जहाँ बहुत सी गुफाएं थी जिनमें शेर रहते थे। एक तो मेरे पास किसी शेर से का निकट से सामना करने के लिए उपयुक्त सामान नहीं था और दूसरे नाश्ते का समय हो रहा था। इसीलिए मैं और रॉबिन घर की ओर चले। नाश्ते के बाद मैं 150 बोर का भारी बंदूक लेकर अकेला ही लौटा। जैसे ही मैं पहाड़ी के पास पहुंचा, वहां मैंने भैंस के गले की घंटियों को जोता आवाज़ और एक आदमी को चिल्लाने का शोर सुना। यह आवाज़ पहाड़ की चोटी की तरफ से आ रहा था। पहाड़ की चोटी सपाट थी। उसका विस्तार करीब आधे एकड़ में फैला था। ऊपर जाकर मैंने देखा कि एक आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ है। वह एक सूखी टहनी को कुल्हाड़ी के सिरे से पीट रहा है। पेड़ के नीचे बहुत सी भैंसें कटी थी। मुझे देखते ही वह आदमी चिल्लाया, आप बहुत मौके से आए हैं, अब मुझे शैतान शेर से बचा लीजिए। यह शेर मुझे घंटों से परेशान किए हुए है। उसकी कहानी सुनकर मुझे पता चला कि मेरे और रॉबिन के जाने के कुछ देर बाद ही वह आदमी पहाड़ी पर आया था। वह वहाँ अपनी भैंसों के लिए बांस की पत्तियाँ काट रहा था कि उसने एक शेर को अपनी तरफ आते देखा और शेर को भगाने के लिए शोर मचाना शुरू किया। फिर सिर पर पैर रखकर भागा और पेड़ पर जा चढ़ा। उसकी भैंस पीछे पीछे आकर पेड़ के नीचे जमा हो गई। शेर ने शोर को परवाह नहीं की और वह पेड़ के चक्कर लगाने लगा। जब भैंसों ने अपना चक्कर भी बना लिया था और उस अपने सिर बराबर शेर की तरफ देखकर आत्मरक्षा में डटी रही। शायद शेर को मेरे आने की आहट मिल गई थी। जब मैं वहाँ पहुँचा, वह खिसक चुका था। मैं लौटकर खुले मैदान में आया। इस बात का इंतजार करने लगा कि या तो शेर अपनी स्थिति से स्पष्ट करे या फिर जंगल के जानवरों को जानकारी दे कि कहीं वह कहाँ है। शाम के कुछ 3 बजे थे। धूप बड़ी अच्छी थी
मैंने अपना सिर घुटनों पर टेक कर चंद मिनटों के लिए झपकी ली थी कि सिर की आवाज़ से जाग उठा। उसके बाद जिस तरह वह बोल रहा था उससे स्पष्ट था वह सैनिक को बुला रहा है। मैं लगभग 100 मीटर आगे बढ़ा, बंदूक मैंने रख ली और एक पेड़ की ऊपरी डाल पर चढ़कर 3-4 बार सैनिक की आवाज़ में पुकारा। मेरी आवाज़ का सिर ने तुरंत जवाब दिया। नीचे उतरने के बाद मैं उल्टे भागा, पर साथ ही में सैनिक की बोली बोलता गया। अब मैं मैदान में था, पर मुझे यहाँ कोई उपयुक्त जगह नहीं दिख रही थी जहाँ बैठकर शेर से मोर्चा ले सकूँ। कुछ ना कुछ तो करना ही था और मैं बहुत जल्दी करना था, क्योंकि शेर बड़ी तेजी के साथ नजदीक आ रहा था। मैंने बंदूक खोलकर इत्मीनान कर ली, उसमें गोली चली हुई है। फिर सेफ्टी कैच खोल दिया। मैं शेर के दिखाई देने का इंतजार करने लगा। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि वह कैसे बाघ को मारना है, ठीक है, यह मैं देख रहा था। और आदमी तो जब मुझे बुलाया तो मैं वहाँ पर, यानी मैं शिकारी के रूप में हूँ, मैं वहाँ गया तो मैं आगे मैं और पीछे पीछे वो दौड़ रहा था। मैंने बंदूक का नल को चेक कर लिया कि सही है कि नहीं, उसमें सेफ्टी बेल्ट भी मैंने खोल दिया। मैं शेर को दिखाई देने का इंतजार करने लगा। उसे अपनी दिशा में बताने के लिए मैंने धीरे धीरे से पुकारा। इसका जवाब उसने कोई 100 मीटर की दूरी से तुरंत दिया। मेरा अनुमान था कि अगर वह अपनी समान चाल से आया तो 30 सेकंड में यहाँ आ जाएगा। कुछ ही देर में वह झाड़ियों के अंदर था, पर मुझे उसका केवल सिर दिखाई दे रहा था। मैंने ऊपर की ओर निशान साध कर घोड़ा दबा दिया और फिर जो कुछ हुआ उससे लगा कि डर के मारे मेरी जान निकल गई। चाहिए तो यह था कि शेर वहीं ढेर हो जाता, पर इसके विपरीत इसका पूरा शरीर झाड़ियों के ऊपर हवा में उछलता दिखाई दिया। वह एक पेड़ पर जा गिरा। यह पेड़ आंधी में गिर गया था, पर अभी भी हरा भरा था। वह बराबर गरज रहा था। मुझे लगता था कि वह किसी भी समय कूदकर मेरे ऊपर आ जाएगा। मैं पंजों के बल धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अब चारों ओर शांति थी, पर मैं घर की ओर चल पड़ा। अगली सुबह मैं अपने आदमियों के साथ लेकर फिर लौटा। वह पेड़ पर चढ़ने को होशियार था। मैंने उसे पेड़ पर चढ़ा दिया और हिदायत कर दी कि वह ध्यान से देखता रहे। अगर झाड़ियों में जरा सी भी हलचल हो तो तुरंत मुझे सावधान कर दे। अब मैं उस स्थान की ओर बढ़ा जहाँ शेर ने उत्पात मचाया था। वहाँ चारों तरफ से उसके खून के छिड़काव नजर आया, जिनमें वह खून से भरे 2 गड्ढे थे। इनमें से एक के पास 2 इंच भर का एक हड्डी पड़ी थी। यह हड्डी शेर की खोपड़ी की थी। मैंने देखा कि जिन पत्तियों से शेर का मुंह रख गया था वह खून लगा हुआ था। शेर के जाने की दिशा का अनुमान लगाकर मैं पेड़ पर जा चढ़ा। मुझे यह सोचकर बेचैनी हो रही थी कि शेर जीवित हो सकता है। सिर में चोट खाया हुआ शेर कई दिन तक जीवित रह सकता है और उसका घाव भी भर सकता है। अपने साथी को पेड़ पर छोड़कर मैं नीचे उतरा। मैं अपनी राइफल, छड़ों और बंदूक और 100 कारतूसों वाला थैला लेकर निकट वाले पेड़ पर चढ़ा। मैंने झाड़ियों पर छड़ों का बौछार कर दी, यह सोचकर कि यदि उसे छाला लग जाए तो वह घुराएगा या हमला कर देगा। अब मेरा कारतूस थैला खाली हो चुका था, इसलिए अपने साथी को लेकर मैं घर लौट आया। अगली सुबह फिर मैं राजकुमार की तलाश में अपने घर से निकल पड़ा। मैंने अपने चरवा दोस्त को मैदान में भैंस चराते देखा। मुझे देखकर वह आश्वस्त सा नजर आया। उसकी 25 भैंसों को लेकर हम सिमल के पेड़ की दिशा में चल दिए जहाँ मैंने पिछले दिन छड़ चलाए थे। हम सावधानी को चलते हुए सिमल के पेड़ के नीचे पहुँचे। वहाँ झाड़ियों में कम घनी थी। मैंने एक गड्ढे में सूखी पत्तियाँ देखी। पत्तियाँ दबी हुई थी और उन पर खून के धब्बे थे। कुछ धब्बे सूख गए थे, कुछ सूख रहे थे और एक धब्बा एकदम ताज़ा था। जब हम वापस सुरक्षित स्थान पहुँच गए तो मैंने चरवाहे को कहा कि वो घर चला जाए। मैं अगले दिन अकेला ही शेर को निपटूंगा। चौथे दिन जब मैं शेर की तलाश में निकला तो मुझे इस जमीन पर एक बड़े नर के पैरों के निशान मिले। निशानों का पीछा करने के बाद पता चला शेर झाड़ियों के वाले जंगल में घुसा है। मैं चलते चलते सूखे नाले तक पहुंच गया। 300 मीटर इस नाले को उतरने के बाद मैंने एक शेर की पूंछ और
पिछली टांग देखी, सिर बिल्कुल निश्चित खड़ा था, उसका पूरा शरीर और एक पैर क्यार में था। मुझे उसकी केवल टांग दिख रही थी। मैं दुविधा में पड़ गया। मैंने बंदूक कंधे तक उतारी और नीचे झुक गया। सिर मुझसे कोई 10 मीटर की दूर था। मेरे लिए उसकी टांग तोड़ना मुश्किल न था। मेरी परेशानी यह थी कि इस इलाके में 2 शेर थे और अगर मैं गलत शेर की टांग तोड़ देता तो मेरी मुसीबत दुगनी हो जाती। खैर वो टांग अपनी जगह से हिली और मुझे शेर के सरकने की आह मिली। वहाँ जाने के बाद मुझे खून से कुछ बूंदे मिले। यह निश्चित हो गया कि वहीं घायल शेर है। मैं कुछ कदम ही आगे बढ़ा कि सूखी डाल के चकचकने की सुनाई पड़ी। मैंने अपना सिर नीचे कर देख लिया और मैं पेट के बल रेंग रहा था। ये हड्डियाँ जमीन छू रही थी। मैंने सिर उठाया, तब से मेरे ठीक सामने था और मैंने 2 गोलियाँ दागी तो वह बिना आवाज़ किए एक गोली रख गया। अब मैं उसके पास खड़े होकर उसके विशाल बहुत शरीर को देख रहा था। पालगढ़ के राजकुमार को पहचानने के लिए पंजे देखने की जरूरत नहीं थी। यानी तुम लोग बताओ, पढ़ो, एक कर लेना, उत्तर लिखो, ये वाला कर लेना, खाली स्थान एक कर लोगे, ठीक है। बस यहीं तक का तुम लोग का सिलेबस था। सिलेबस मैंने क्लियर कर दिया। ओके, अब परीक्षा की तैयारी करो और रिजल्ट की तैयारी करो। ओके, गुड बाय।